नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा खत्म हो चुका है। बीती रात को पुतिन रूस वापस लौट गए। हालांकि भारत में पुतिन के शानदार स्वागत को दुनिया ने टकटकी लगाकर देखा है। वहीं अब अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार से नवाजने की अपील कर डाली कि भाई इनको नोबेल प्राइज दे दो। किनको? डोनाल्ड ट्रंप को। किस लिए? कि भाई पुतिन भारत आए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन के अनुसार ट्रंप की वजह से भारत और रूस इतने करीब आए हैं। भाई इनाम तो बनता है, नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए। भारत में पुतिन का इतना भव्य स्वागत हुआ तो नोबेल प्राइज क्यों ना मिले ट्रंप को? जिसका श्रेय है डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, ये वो कह रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब तंज कसा है उसने, लेकिन आगे भी सुन लीजिए। माइकल रूबिन वो कह रहे हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत रूस को करीब लाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पुतिन का यह दौरा बेहद अहम था। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। माइकल के अनुसार अमेरिका को भारत को उपदेश नहीं देना चाहिए। भारतीयों ने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की आलोचना करते हुए माइकल ने कहा, अगर हम नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे तो हम भारत को सस्ते दाम पर तेल मुहैया करवाने के लिए क्या करेंगे? भाई आप अगर गला दबाओगे तो फिर आदमी सांस कहां से लेगा? ये भी तो आपको इंतजाम करना है। यानी आप चाहते हैं कि रूस से तेल ना खरीदें, मगर आप क्या कर रहे हैं सस्ते दाम पर तेल मुहैया करवाने के लिए? ये बात बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, और बिल्कुल जवाब नहीं है। ये जो ट्रंप की दादागिरी है, पहले तो बड़े अच्छे रिश्ते थे, हम भी तारीफ करते तो दुनिया मानती थी कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे इंसान है, लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने हर चीज अपने मन मुताबिक करना शुरू कर दी और भारत पर भी सैंक्शंस लगाने चालू कर दिए, ये बहुत गलत दिशा में आगे चला गया। और भारत और रूस की दोस्ती वैसे भी पुरानी है, उसका डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल है और कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर शुभदा चौधरी जी, विदेश मामलों की जानकार हैं, धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और कर्नल एसके मलिक, भू राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन चलिए सबसे पहले डॉक्टर शुभदा आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमें जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से समझना चाहिए। जो अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन वाकई बात तो वही है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत ये ना करे, भारत वो ना करे, तो भारत क्या करे? अगर भारत जो भी करे उसमें आप सहयोग भी नहीं करना चाहते, तो इसको बड़े आराम से, प्यार से, क्या मैं दादागिरी नहीं कह सकता हूं? डॉक्टर शुभदा के लिए शुक्रिया। और दादागिरी तो बिल्कुल है, लेकिन माइकल रूबिन के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि वो एक रिटायर्ड पेंटागन ऑफिशियल हैं। उन्होंने तो ये भी बोला कि ट्रंप को एक वोकल अपॉलॉजी देनी चाहिए इंडिया को। और वो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं और उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था मोस्टली वो मिडिल ईस्ट था। लेकिन मुद्दा सिर्फ रशिया नहीं है। मुद्दा जो बहुत सारे पेंटागन के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिशियल्स ओपनली इस वीक उन्होंने ट्रंप को क्रिटिसाइज किया है। ट्रंप को फीफा से पीस मिल गया कल, जो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। लेकिन उनको जहां बात है कि पहला मुद्दा ये है कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, फरवरी 2025 में ट्रंप ने 6 सीनियर पेंटागन ऑफिशियल्स को तुरंत एक रात में फायर कर दिया। और वाटरगेट स्कैंडल में जो निक्सन गवर्नमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन किया था, बॉब वुडवर्ड जो जर्नलिस्ट थे, उनसे कोई भी अगर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का कोई भी ऑफिसर अगर बात करता है तो उसको तुरंत फायर कर दिया जाता है। उसके बाद जो है दूसरी चीज हो रही है कि 76-78 इयर्स तक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया है। और ये पीट हेग्सेट ने किया है। पीट हेग्सेट जो है वो लॉयलिस्ट है ट्रंप के, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनके खिलाफ सेक्सुअल एलिगेशन, एकदम बहुत ही हाई लेवल का अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, बहुत सारी चीजों का आरोप लगा हुआ है। कोर्ट में ये चीजें हैं, न्यूयॉर्कर ने बहुत बार पब्लिश भी किया है। जो करीबियन में जो इन लोगों ने जो अटैक किया था, जिसमें 11 लोग मारे गए 2 सितंबर को, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया हुआ है कि हम
और मिलिट्री को एक एनडीए साइन करना है कि वो कुछ नहीं बता सकते कि हम कितने इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, क्या वॉर क्राइम्स हो रही हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, जितने भी हम लोग अमेरिकन ट्रूप्स जहां पे इन्वॉल्व हैं, और डोमेस्टिकली भी अमेरिकन सिटीज में ये नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जहां तक बात रही माइकल रूबिन की, तो माइकल रूबिन का कहना तो बिल्कुल सही है। ट्रंप ने रशिया को और इंडिया को साथ लाया, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ट्रंप सबसे पहले सोवियत यूनियन 1987 में गए थे। 1987 के बाद 90s में जब पुतिन आते हैं, उसके बाद वो बहुत कोशिश करते हैं पुतिन से मिलने का, अपना बिजनेस डील, रियल एस्टेट डील करने का। एक समय ऐसा भी आ गया था कि ट्रंप को रशिया का एक एसेट या एंटिटी माना गया था। तो एक रशियन रूलेट वो खेल रहे हैं। पुतिन और ट्रंप को तो एक दौर वो भी देखा, अब इस कार्यकाल में नहीं, पिछले कार्यकाल में दे वर डीम्ड टू बी वेरी क्लोज, कि भाई ये एक क्या उन्होंने फिक्स करके बिठाया है क्या, यहां तक भी कह दिया जाता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया है, इसमें दो बड़ी बातें हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ हैं, मलिक साहब भी मेरे साथ हैं, लेकिन ग्रुप कैप्टन साहब पहले मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा। भारत रूस के करीब आया, और मैंने कल भी ये चर्चा में कहा था कि भाई पुतिन को अगर भारत आना पड़ा, उन्होंने ऑयल का जिक्र किया है, मतलब तेल खरीद, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात जो है वो की है, यानी उनको भी झटका तो लगा है जो अमेरिकन सैंक्शन से, उनको भी मित्र की तलाशी है। चाइना बिल्कुल चुपचाप देख रहा है, तारीफें कर रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। अब आरआईसी वाली बात भी यहां सामने आ जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बहुत बड़े लेवल पर डिप्लोमेटिक फेलियर स्टेप बाय स्टेप करे हैं, या फिर नहीं, वो अभी भी बहुत सही चल रहे हैं और हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का टिपिकल बिजनेस माइंडसेट है कि आज इन्वेस्ट करो, कल तक कमा लो। जैसा कि रियल एस्टेट में कई जगह किया जाता है, आज खरीदो, कल बेच दो। तो उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बोल के कि उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर में दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराकर ऑपरेशन सिंदूर युद्ध दो न्यूक्लियर पावर देशों के बीच में रोका। तो इससे उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, ब्राउनी पॉइंट नहीं मिले, वरन ना सिर्फ भारत में, वरन इंडियन टॉप पॉलिटिकल जो हमारा सर्कल है उसमें भी जरा एंटी डोनाल्ड ट्रंप भावना पैदा हो गई। उसके बाद जब पहले 25% और बाद में 25% और रूस के नाम पर 50% टैरिफ लगाया, जो कि उसने दुनिया के किसी देश में नहीं लगाया, ट्रंप ने सोचा कि अब तो वो भारत को डरा ही देंगे, भारत को शायद बैकफुट पर डाल देंगे। बिल्कुल, ये तक बहुत ही शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज हैं। अगर ऐसे ही करके कोई दुनिया में दूसरे देशों को डरा सकता, तो बहुत पहले ही दुनिया की सारी छोटी छोटी जो मुल्क हैं वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुकी होती, अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चली जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी कि वो एक तरीके से इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर ना देखा जाए, मतलब आप इसे रियल एस्टेट के हिसाब से देख रहे हैं। मैं तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहूंगा, मतलब डे ट्रेडिंग, मतलब पैसा लगाया, निकाला और बेचा, उस तरीके से। थोड़ा तो सब्र रखना चाहिए, थोड़ा तो सब्र होना चाहिए ना देवनाथ जी। हाँ। और तो और आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की बात की, ऐसा ही ट्रंप सोच रहे थे कि 50% टैरिफ से भारत इतना डर जाएगा कि हम तुरंत रूस को छोड़कर रूस से कन्नी काट लेंगे, डर के मारे। हुआ इसका उल्टा। भारत ने कहा अच्छा ठीक है, लगाओ 50% टैरिफ, हम रूस के पहले साथ थे, अब रूस के और मजबूती से रूस के साथ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ क्या? हाँ, अब तक हमारा व्यापार रूस के साथ $8 बिलियन था, बढ़ के $100 बिलियन करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने जो बात कही बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार सबसे मैं रिएक्शन जरूर लूं। कर्नल एसके मलिक साहब, अगर कल की डिस्कशन की बात की जाए तो सारे एक्सपर्ट्स बैठ के सोच रहे थे कि भाई Su-57, Su-57 की बात होगी, S-500 की बात होगी, S-400 की बात होगी, ये सब रक्षा सौदों पर चर्चा होगी। चर्चा उस पे नहीं, उस पे हुई वही नहीं, अलग बात है। चर्चा ये हुई कि जो सैंक्शंस लगाए गए थे उसके ऑल्टरनेटिव मार्केट के रूप में रशिया, क्योंकि थोड़ा रिसर्च मैंने भी किया तो मुझे पता लगा, रशिया से वो सौदे भी हुए हैं जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और वो प्रोडक्ट्स जिस पर सैंक्शन लगने के चलते यूएस में बेचना या फिर व्यापार करना मुश्किल था। तो ये अब रशिया भी अपने मार्केट को खोलने का प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है ठीक है, आपको अगर मार पड़ रही है अमेरिका की वजह से, थोड़ा रिलीफ मैं भी आपको दूंगा, आप मेरे से तेल खरीदिए ना, आप शुरू करिए।
ये समझ में आता है कि रशिया भी अब दिखा रहा है कि हम आपके वो लॉसेस को कवर करने में आपकी मदद करेंगे। मेहमानों को नमस्कार। नमस्कार शिवम जी, देखिए कहते हैं ना कि अगर पानी को आप रोकने की कोशिश करोगे ना, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। आज भारत उस रास्ते पे है कि हमारे टारगेट सेट है, हम 47 या 2050 की तरफ बढ़ रहे हैं और वो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की तरफ से सेट है और साफ साफ दिखाई भी पड़ती है। उसके एजेंडाज ले डाउन है, प्रायोरिटीज ले डाउन है। अब आता हूं मैं अमेरिका के और इसके लिए। देखिए मैं तो कहता हूं कि नोबेल पीस प्राइज क्या है, इंडिया का हाईएस्ट पीस प्राइज गांधी अवार्ड है, वो भी शायद दे देना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जब कोई मुसीबत आती है किसी भी कंट्री पे इकोनॉमिकली या किसी भी फाइनेंस तो उसके रास्ते भी निकलते हैं, एक्शन होएगा तो प्रतिक्रिया आएगी। ट्रम्प साहब ने सोचा है कि उनको हम सैंक्शन लगा के और ट्रम्प साहब हमको देखा जाए कॉर्नर कर देंगे, कोशिश उन्होंने की। हमने देखो बहुत सारे रास्ते निकाल लिए, काफी सॉल्यूशन मिल चुके हैं और जिसका प्रमाण है कि आपके सामने ये जीडीपी ग्रोथ के रेट आंकड़े आते हुए दोहराना नहीं चाहूंगा, आप सबको मालूम है। आते हैं कि इसका रिएक्शन क्या हुआ। देखिए एससीओ मीटिंग हुई शंघाई में और प्राइम मिनिस्टर गए, बहुत सारी चीजें डिस्कस की। इसका एक रिजल्ट ये हुआ कि जब उन्होंने हमको ये परेशान करना शुरू किया कि भाई आप उनका ऑयल खरीद के उनको जो उनकी इकोनॉमी में पंपिंग कर रहे हो मनी को और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, ये कंप्लीटली एक बहाना है। आज भी बहाना है, पहले भी बहाना था। वो खुद खरीद रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन खुद बोल के गए हैं कि जब वो खरीद रहे थे कि हु गेव देम राइट टू क्वेश्चन इंडिया। बात बिल्कुल सही है। देखिए आप खुद यूक्रेन के युद्ध को फंड कर रहे हो। आज अमेरिका को हटा दीजिए, यूक्रेन का युद्ध कर इसकी मॉडर्निटीज आने में रुकने में ज्यादा नहीं लगेगा। मैं कहता हूं अंदाजा 15-20 दिन या महीना भर लगेगा। अमेरिका पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल है यूक्रेन के डिजास्टर के लिए और इवन अभी यूरोप को देखें ना। नहीं मतलब मलिक साहब, बाइडेन जिम्मेदार हैं या ट्रंप जिम्मेदार? ट्रंप भी जिम्मेदार, मतलब ये अमेरिका जिम्मेदार तो समझ गया मैं। जी जी जी, बाइडेन प्रशासन ज्यादा जिम्मेदार इसलिए मानता हूं कि उन्होंने जो ये एंटी रशिया जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई थ्रू यूक्रेन और नेटो, ये बाइडेन प्रशासन के टाइम में तेज हुई। बाइडेन प्रशासन ने पूरा हथियार बेचा, हथियार दिया और यूक्रेन को यूज किया एज ए टूल। इस पे खुश हो गए, डांस करने लगे पूरा यूरोप यानी नेटो कंट्रीज। उनका यह था कि देखिए यूरोप के जो संसाधन है, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज है, पूरा वर्ल्ड एनर्जी, पूरी धुरी इस टाइम वर्ल्ड ग्रोथ की एनर्जी रिसोर्सेज के आसपास घूम रही है। और ये यूक्रेन के जो एनर्जी रिसोर्स जिसपे यूरोप को बहुत महंगा मिलता था, उनको ये बहकाया गया एक तरह से कि आप यूक्रेन का साथ दीजिए, यूक्रेन का, और यूक्रेन के जो एनर्जी रिसोर्सेज होंगे हम उनसे समझौता करेंगे चीप रेट्स पे। पूरा सर्दिया यूरोप डिपेंड करता है ऑलमोस्ट रशियन एनर्जी रिसोर्सेज पे और यूक्रेन पे। तो ये उसको दिया गया और इस बहकावे में यूक्रेन बहुत जल्दी आया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूक्रेन ने तो अपना देश तबाह कराया। ऊपर से जो लामबंदी हुई दुनिया के अंदर, वो लामबंदी इसलिए भी हुई है कि अमेरिका इसलिए नहीं चाहता कि आप चीप बेच रहे हो। देखिए अमेरिका चाहता है कि आप ऑयल मेरे मित्रों से खरीदिए ताकि डॉलर में आए। अल्टीमेटली डॉलर का फायदा, उस ट्रेड का फायदा, जैसे सऊदी अरब यूएई से जाएगा, डॉलर में ट्रेड होगी न कि रूबल रुपये में, वो अल्टीमेटली फायदा यूएस को ही जाएगा। यानी मुद्दा केवल पैसे का है। हाँ, मुद्दा केवल पैसे का है और मुद्दा केवल अपने फायदा का है। डॉक्टर शुभदा जी, अब आपसे मैं इस पर रिएक्शन, मलिक साहब आप पर फिर मैं आता हूं। एक रिएक्शन मैं डॉक्टर शुभदा से ये भी लेना चाहता हूं। जिस तरीके से मलिक साहब ने ये बात बहुत महत्वपूर्ण उठाई है, अमेरिका, आप याद करिए मैम कि इलॉन मस्क के साथ रिश्ते खराब हुए। इलॉन मस्क जो चाहते थे, ही वांटेड टू मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, भाई क्लीन एनर्जी होगी, आप ईवीज होंगे, वो होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ड्रिल बेबी ड्रिल वाले हैं कि भाई जितना ड्रिल करो उतना ज्यादा बेहतर होगा। और जो लोग आरोप लगाते थे भारत पर कि भाई हम तेल खरीद रहे हैं, ये भी चाहते हैं तेल बेचना। और कई मैंने ये भी सुना है कि भाई जो तेल रूस से निकलता है वो ऐसा भी होता है, रिफाइन होकर डीजल, वो यूक्रेन के टैंक में भी पड़ता है। तो क्या रशिया खुद अपनी बर्बादी को यहां फंड कर रहा है? ये वाइल्ड एलिगेशन जो लगाने का सिलसिला चल रहा था, ये ऑयल परचेज को, ये मियर आई वॉश है क्या? अगर इसको आप दुनिया समझ चुकी है क्या? देखिए शिवम जी, एक चीज होती है सलामी टैक्टिक्स की, धीरे धीरे कट के आप सारे इंफॉर्मेशन को, सोर्सेस को कंफ्यूज करते हैं। अगर आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको कंफ्यूज तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो बात है कि पहला मुद्दा पे मैं आऊंगी। जैसे चाइना की बात हुई तो 4 दिसंबर को इमैनुअल मैक्रोन चाइना गए थे। चाइना का और फ्रांस का 400 बिलियन का फ्रांस की तरफ से डिफिसिट है। और जी जिनपिंग ने डायरेक्टली फ्रांस को ये बोला कि आप एक ऐसी दुनिया बनाइए, वेस्टर्न हेजेमनी बनाइए, जहां पे अमेरिका ना हो।
दूसरी चीज है जो बात आपने की थी कि कौन जिम्मेदार है, तो जब G8 का पोजीशन रशिया से लिया गया, फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई, उसके बाद फिर बाइडेन आई और फिर सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई। 2014 के बाद यूक्रेन में 20 से ज्यादा अंडर पॉकेट CIA के यूएस ने लगा दिए थे। बिल्कुल 20 से ज्यादा CIA के पॉकेट्स। विलियम बर्न्स गए भी थे। और जहां तक बात रही बाइडेन की, तो पुतिन ने एटलीस्ट 3 बार, कोविड का भी टाइम था, 3 बार बाइडेन को ये बात अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप नेटो का यहाँ पे बिल्डिंग करोगे तो हमें अपना प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाना पड़ेगा। 3 बार ये बात हुई है, ये अचानक से नहीं हुआ है। बाइडेन चाहते थे, क्योंकि उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है बहुत सारी चीजों में, तो बाइडेन चाहते थे उससे प्रॉफिट कमाना। ये बाइडेन की शुरुआत थी। नेक्स्ट तीसरी चीज है कि जहां तक ऑयल की बात होती है, ऑयल जो है, जो रशियन उरल ऑयल है जो इंडिया लेता है, वो आप मानिएगा नहीं, यूएस के फाइटर इंजन्स में भी लगता है। यूएस के फाइटर इंजन्स में शेल ऑयल नहीं लगता है। जो एलन मस्क हैं, टेस्ला, ईवी और स्टारलिंक वाले, और उनका कंपैरिजन आप ट्रम्प से कीजिए, तो ट्रम्प के पीछे पूरी की पूरी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है जो फ्रैकिंग करना चाहती है, यानी कि गल्फ ऑफ मेक्सिको के तरफ से शेल ऑयल को निकाल के उसको प्रॉफिट बनाना चाहती है। कोई भी प्रेसिडेंट रहे, ये मिलिट्री का डॉक्ट्रिन अगले 10-15 साल तक रहने वाला है। वो अपने शेल ऑयल को ज्यादा करना चाहते हैं पब्लिसाइज। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो डिफेंस डील्स की बात हो रही थी कि क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें जो होती हैं खासकर डिफेंस से रिलेटेड, वो मीडिया को, एनालिस्ट को नहीं बताई जाती हैं। इसका मैं एकमात्र आपको एक एग्जांपल दूंगी। जब 12 दिन का जो वॉर हुआ था ईरान इजराइल के बीच में, जैसे ही इजराइल ने अटैक किया ईरान को पहले दिन, तो कुछ घंटों के लिए, 12 घंटों के लिए उनकी जो ग्रिड है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन रशिया ने तुरंत आके उसको वापस तैनात किया। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो बात ये होती है कि मदद के समय रशिया हमेशा मदद करता है। रशिया कोई दादागिरी नहीं करता है, रशिया कोई हेजेमनिक प्रेशर नहीं डालता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं, स्टील से लेके इलेक्ट्रिक केबल से लेके न्यूक्लियर, आपके सारे बैंकिंग से लेके वंदे भारत एक्सप्रेस, उसमें इन्वेस्टमेंट्स है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स ONGC, IOC के साइबेरिया और ईस्टर्न रशिया में है। तो बात यहाँ पे आ जाती है, और ये मुझे तो बहुत सही लगता है कि डिफेंस के बारे में आम नागरिक को क्यों पता रहे, क्योंकि आम नागरिक को अगर पता रहेगा तो फॉरेन इंटेलिजेंस को भी पता चल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए पीट हेग्सेथ जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के, उनकी तो सिग्नल चैट लीक हो गई ना। नहीं, ये अब लीक हुई या फिर करवाई गई है, मतलब इसमें बहुत सारे एंगल्स। हाँ, ये देखिए जानबूझकर भी बहुत कुछ कराया जाता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बार बार हम वही कह रहे हैं कि एक तारीफ डोनाल्ड ट्रंप की तंज के रूप में ये की जा रही है कि आप हमको करीब लाए। क्या ये अच्छा हुआ कि सैंक्शंस लगे? इसको पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। और दूसरा, अब जो नेगोशिएशंस हो रही हैं भारत की रशिया के साथ, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो मिलिट्री वाली बाहर चीजें ना भी आए, बहुत कुछ रिलॉस तो पहले ही हो गया था, निकलने से पहले रिलॉस एग्रीमेंट उन्होंने फाइनल कर दिया था। Su-57 आए ना आए, आ जाएंगे। Su-400 तो पहले ही हमने यूज कर लिया ऑप सिंदूर में। तो ये अच्छा जा रहा है क्या? बहुत बढ़िया हो रहा है मतलब। और इनकी तरफ से जो शुभदा जी ने कहा कि रशिया ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ज्यादा फोकस्ड है हमारे साथ, तो कंपेयर टू अमेरिका, इज रशिया बेटर ऑप्शन? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस के साथ हमें दोस्ती हमेशा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से हम जो दोस्ती रखना चाहते हैं, बिजनेस डील ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप की समझ के बारे में बता रहा था, वो कहते हैं कि भाई भारत कच्चा तेल खरीदता है रूस से, और उस पैसे से रूस इस लड़ाई को लड़ रहा है। देखिए, जब हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट तो रुपीस में कर रहे हैं ना। तो रूस का जो सेंट्रल बैंक है वहां पे हम रुपया जमा कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या उन रुपयों को रूस कहीं बेचकर हथियार खरीद सकता है? क्या उन रूस के सेंट्रल बैंक में जो इंडियन रुपए पड़े हैं,
क्या रूस उसको चीन में बेचकर हथियार खरीद सकता है, यूरोप में बेचकर हथियार खरीद सकता है? या भारतीय रुपए से क्या रशिया कहीं पे भी कोई स्ट्रेटेजिक मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल या कोई हाई टेक्निक मशीन, कैपिटल मशीन खरीद सकता है? नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भारत के रुपए से रशिया लड़ाई लड़ रहा है, ये टेक्निकली सही नहीं है फाइनेंशियल एंगल से। ठीक। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका जो है वो हमारा दोस्त क्यों नहीं है। हम क्या 1971 भूल जाएं, 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ गई थी? हम क्या 1974 भूल जाएं जब हमने एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था? हम क्या 1998 भूल जाएं जब अमेरिका ने हमारे ऊपर पोखरण के बाद सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए थे? और ये सीरीज हम क्या 2018 भूल जाएं जब हम ईरान से कच्चा तेल, जो ब्रेंट बास्केट है पर्शियन गल्फ का, उसके मुकाबले हम लोग 8% कम पर ईरान हमें देता था 2018 तक। तो कुल मिला के बात है कि अमेरिका के दबाव में हम सैंक्शन के चक्कर में हमने ईरान से लाना बंद कर दिया। तो ये कैसी दोस्ती है हमारी अमेरिका के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब केवल कंडीशंस और कंडीशंस, बार बार कंडीशंस ही लगाए जाते हैं, पहले ईरान के मामले में, अब रशिया के मामले में। मलिक साहब, ये कंडीशंस का दौर अब क्या आगे खत्म होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का दौर खत्म होगा? डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप, ठीक है, नार्को टेररिज्म वाले एंगल पे मैं थोड़ा सा कहता हूं कि नहीं, उनको कुछ हक है ये बताने का कि भाई हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि लीगली आप किसी कंट्री को इन्वेड नहीं कर सकते, लेकिन क्या आगे का दौर डोनाल्ड ट्रंप का होगा और उसके कंट्रोल्स आगे, जिसे सैंक्शंस, असर पड़ेगा दुनिया में, या फिर अब धीरे धीरे हर कोई इस बात से ऊपर उठ जाएगा कि भाई अमेरिका जो करता है करता रहे? शिवम जी, देखिए, एक चीज मैं उससे पहले बताना चाहूंगा आपको। 2014 में जब हमारी नई गवर्नमेंट हुई थी, रिजीम चेंज हुआ था हमारे भारत में, तो 14, 15, 16 में जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे, एक बात दोहराते थे बार बार। वो यही दोहराते थे कि ना हम आंखें झुका के बात करेंगे, ना आंखें दिखा के बात करेंगे, हम आंखें मिला के बात करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, हाँ, इससे ये मतलब है, देखिए, ये शब्द अलग है, शब्द बड़े सिंपल हैं, इनका मतलब गहरा है। मतलब ये गहरा है कि स्वाभिमानी देश भारत, उसने एक अप्रोच चेंज की, चाहे वो मिलिट्री के पक्ष में ले लीजिए, इकोनॉमी के पक्ष में ले लीजिए। जब कोई देश अपनी पॉलिसी चेंज करता है, अपनी अप्रोच को चेंज करता है, तो उसके डिसीजन उससे इफेक्ट होते हैं, उसी से गवर्न होते हैं। मोदी जी ने जब ये चीज को आगे बढ़ाया, उसी का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपनी कंडीशंस लगा के देख रहे हैं, हम क्या हुआ रिजल्ट ये हुआ कि भारत और भी स्ट्रांग बन के निकला। और शायद उसको पढ़ने में बहुत लोग इंटरनेशनली गलती कर रहे हैं मोदी जी की बातों को। वो सिर्फ उनको बातों को लेकर हल्के में छोड़ देते हैं और महक के चुनावी जुमला करके छोड़ देते हैं। आप याद कीजिए, 98 में पोखरण ब्लास्ट के बाद हम पे कितने सैंक्शन लगे। मतलब हमारी मेजर 3000 कंपनी, अगर छोटी मोटी एंटिटीज मिला हजारों की संख्या में वो अफेक्ट हुई थी। हमारा ट्रेड अफेक्ट हुआ, सब कुछ है, लेकिन हम मजबूत बन के निकले। और आज हम उस अपने पोखरण के इवेंट से इतने मजबूत होकर निकले कि आज हम दोबारा भी ब्लास्ट करना चाहे, लगाइए आप सैंक्शन जितनी लगानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पे 50% लगाई हैं। 50% के बावजूद हमने अल्टरनेट तरीके ढूंढे हैं, बिल्कुल अपने और मार्केट्स ढूंढे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। हाँ। और जिसमें भी रशिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कितनी चीज हमें ऑफर की है। हाँ। इस चीज को देखते हुए शिवम, इस चीज को देखते हुए ये मैं समझता हूं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी आ रही है। हाँ। आप लगाइए, हम जितने लगाने हैं सैंक्शंस, यानी कि बिल्कुल। मलिक साहब, भारत ने पहले भी रास्ता निकाला, भारत अब भी रास्ता निकाल रहा है, भारत आगे भी रास्ता जो है वो निकालता रहेगा। समय इतना ही था। मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर शुभदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हर किसी ने अपनी बात को बड़े क्लियर वे में, पुरजोर तरीके से रखा और सच्चाई को आपके समक्ष दर्शकों को रखा है।